It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। कुछ दिनों पहले की बात है कि इनफैक्ट कुछ सालों पहले की बात है, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने बड़े एक्टर थे बॉलीवुड के, अनफॉर्चुनेटली जस्ट पास्ड अवे। एक बड़ी अजीब सी बात है, पोस्ट जब वो चले गए उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी नॉट दी मेन स्ट्रीम मीडिया बट ऑल्टरनेट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सब बातें होने लगी कि लोग उनकी आत्मा को एक प्लान चेट करके एक प्रोसेस के थ्रू, एक ओइजा बोर्ड टाइप के प्रोसेस के थ्रू उनकी आत्मा को बुला बुला के उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। सुशांत मैंने भी देखा था, 3-4 वीडियोस थी। जी, शायद आपने देखा होगा। तो अगेन बीइंग अ स्केप्टिक माइंड, पहली बात तो आप इन सब चीजों को रियल मानते ही नहीं है, समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि वो प्रोसेस, वो जो प्लेनचेट वाला जो प्रोसेस है, बहुत जगह कई लोग करते हैं। तो इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्लेनचेट का, ये ओइजा बोर्ड का? अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो ये सब एक बकवास है। सुनने में अजीब लगेगा पर ये सब एक बकवास है। उसका उदाहरण ये है कि आप प्लेनचेट, ब्लडी मैरी, आपने नाम सुना होगा। जी, अलग अलग तरीके के गेम्स हैं। लोगों और उनके यूट्यूब पर पड़ी जो वीडियोस हैं, उनका ये मानना है कि ये सारी चीजें होती हैं। वो ये दावा करते हैं बार बार कुछ ऐसा कर। मुझे ऐसा लगता है ये सब एक टीआरपी है। सुशांत सिंह राजपूत का मरना एक सच है कि वो नहीं है इस दुनिया में। उस चीज को बार बार प्रवोक करना कि वो मर गए हैं, उनके काला जादू हो रहा है, दैट इज नॉट फेयर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक उसके कोई प्रभाविक प्रमाण दिखे ना हमारे सामने तो दिख रहा है कि ही इज नो मोर, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्लेनचेट क्या है। एक कमरे में बैठकर मोमबत्ती जलाना जहाँ पर हवा ना आ रही हो, और उसके बाद उस आत्मा का नाम बुलाना जो अब इस दुनिया में ना हो, उसी तरीके का ओइजी बोर्ड। तो ऐसे न जाने कितनी ही चीजें हैं यार। और ये सब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये सब लोगों को बुलाने के तरीके नहीं पता है, तो ये लोग सुनते हैं किसी थर्ड मीडियम से जिसको खुद को कुछ नहीं पता होता है, और ये लोग खुद ट्राई करके फंस जाते हैं। तो आप क्या आर यू ट्राइंग टू से दैट कि ये जो चीजें होती हैं, प्लेनचेट या ओइजा बोर्ड, तो इट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी कि इनसे जो दावा किए जाते हैं वो पॉसिबल हैं, वो किए जा सकते हैं? क्या आत्माओं को बुलाया जा सकता है प्लेनचेट के माध्यम से, ओइजा बोर्ड के माध्यम से? अगर आपको सच में अंदाजा है ऊर्जाओं का, अध्ययन है ऊर्जाओं का, अगर आपको सच में मंत्र विधाओं के बारे में हर एक चीज पता है, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल बिना प्लेनचेट के भी है, ये पॉसिबल किसी भी गेम को बना लेने से है, ये पॉसिबल किसी नए जगह पर जाकर किसी को बुला लेने से है, और ये पॉसिबल रात में अंधेरे कमरे में बैठकर किसी आत्मा के बारे में सोचने से भी है। बस आपको मंत्र विधाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुस्लिम तरीके से देखें तो आपको सूरह आनी चाहिए, सूरह जिन, या फिर कई अलग अलग चीज़ें। हर धर्म के हिसाब से जो भी अलग अलग उनके अपने विधान हैं, अगर आपको वो अच्छे से पता है और आप एनर्जीज से इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहना बड़ा आसान है राहुल कि भूत प्रेत हैं, पर आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि डर मुझे भी लगता है। ओके। जब भी मैं कोई केस करता हूँ, कोई एग्जॉर्सिज्म होता है, किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे पता चलता है, उसको छूने से पहले एक डर होता है। जैसे मैंने कहा कि डर एक पहली इमोशन है, वो जा नहीं सकती। आप छुपा रहे हो इस ये कहकर कि आप एक एथीस्ट हो, या फिर आप एक नहीं मानते हो इन सब चीजों में, ये गलत है। आपको अपनी सच्चाई का अनुभव होना चाहिए। अगर गिरने से चोट लगती है तो आपको इसका अनुभव होता है, बिल्कुल। लेकिन आप कहते हो कि अरे हमें कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं। ऊर्जाओं का भी ऐसा ही है, किसी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट में आकर चीजों को कर देना। ओइजा बोर्ड खुद श्रापित था, आपको ये पता है? नहीं, मुझे अगर आप थोड़ा सा ओइजा बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी बता सके तो। आई थिंक लैटिन में उसको ओइजी, या फिर हम लोगों में ओइजा बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसकी स्पेलिंग ऐसी लिखी है। कॉन्सेप्ट एक बहुत ही नॉर्मल सा है कि एक बोर्ड होता है, और उस बोर्ड में कुछ ABCD लिखी होती है, ABCD EFGH, एक अलग अलग पैटर्न में। ओके। ऊपर सन और मून लिखा होता है, और नीचे यस और नो लिखा होता है, और उसके नीचे गुड बाय लिखा होता है। ये एक पैटर्न है बोर्ड का। तो ऐसा जब वहां पर सबसे पहली बार किसी ने किया था, तो उसने किसी आत्मा को बुलाया, उसने अपने भाई की आत्मा को बुलाया। आई डोंट वांट टू टेक द नेम कि कौन इंसान था, किसने किया, और उसने अपने भाई की आत्मा को बुलाया और जब पूछा कि क्या तुम मेरे भाई की आत्मा हो, तो उस पर एक
प्लग टाइप की चीज रखी होती है जिस पर उंगली रखनी होती है और याद करना होता है उस आत्मा के बारे में। तो जब ऐसा हुआ तो सबसे पहला जो प्लग गया वो अपने आप यस की तरफ चला गया स्पीड में। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो भी उसका नाम था, लेट सपोज आपका नाम राहुल है, तो उसने आर, फिर ए, फिर एच, फिर यू, फिर एल, इन सब पे पॉइंट करा। इसका एक प्रोसीजर ये है कि लास्ट में आपको गुड बाय बोलना है, एल्स वो सोल, वो एनर्जी आपके साथ रह जाएगी। ये है ओईजी बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट। हमारी बातचीत के दौरान एक केस याद आ रहा है जी। अर्श, आपने शायद डिस्कस किया था मेरे साथ, जहाँ पे कुछ लड़के थे जिन्होंने एक हॉस्टल के अंदर ओइजा बोर्ड का यूज किया था। एग्जैक्टली, आई हैव टोल्ड यू लाइक उस केस के बारे में। आपने शायद उस केस के बारे में होता है। इफ यू डोंट माइंड उस केस को अगर आप रिपीट करना चाहेंगे तो। यार मेरी जिंदगी के हॉरिफाइंग केसेस में से टॉप 3 पे आता है वो केस। वो केस ऐसा है, आम भाषा में कह लें कि वो केस बताने से पहले मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा क्योंकि 99% पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो जानते हैं वो ये कहते हैं मुझे तो डर ही नहीं लगता। और वो केस बड़ा अजीब था। केस था मुंबई शहर का। मेरे पास जब कॉल आता है तो पता चलता है कि एक इंसान है, एक पर्सन है, लेट सपोज वो हर रोज रात को उठता है, अपने वॉशरूम की दीवार की तरफ जाता है और अपना सर पटकता है, प्लस वो अपने जेनिटल्स को हार्म करने की कोशिश करता है। ये वो हर रात करता है और ऐसा करने की वजह से उसके शरीर में अलग अलग दिक्कतें आना शुरू हो गई। उनके घर वालों ने ये चीजें बताई। जब हमने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, पर जैसे भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी हमें सिखाया गया था, बताया गया था, हमें एक चार्टशीट प्राप्त हुई उसके घर से। चार्टशीट? एक चार्टशीट, एक चार्ट, एक नॉर्मल सा चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर पे ओइजा बोर्ड बना हुआ था। उन्होंने पेंसिल से बनाया था, वो कोई बोर्ड नहीं था। तब जाकर पता चला कि इसके साथ साथ और 4 लोग ऐसे हैं जो सेम यही हरकतें कर रहे हैं और वो इसके दोस्त ही हैं। फिर एक और बात पता चली कि इन 5 लोगों ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया रात में। इनको पता नहीं था कैसे करना है, जो भी इधर उधर से देखकर इन्होंने किया, और वो करने के ठीक 1 साल बाद इन पर ये असर दिखना शुरू हुआ। 1 साल तक कोई असर ही नहीं हुआ। ये जो अपना जेनिटल्स को काटना और दीवार पे सर पटकने वाली जो बात आपने बोली जी, ये 1 साल बाद होना शुरू हुई। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब ओईजी बोर्ड की तरफ से हो रहा है। खैर, हम लोगों को जब ये पता चल गया फाइनली, हम लोगों ने हर तरीके आजमा डाले। उस दिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसको ले भी नहीं जा सकते थे कहीं पे। घर से बाहर जाने पर वो ब्लड की वॉमिट कर रहा था, तो हम बाहर नहीं ले जा सकते थे। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, क्योंकि हमारा पहला चरण ही डॉक्टर होता है कि पहले डॉक्टर जाए या एक साइकोलॉजिस्ट जाए और वो जाकर देखे। पर जब वो नकारते हैं तब हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, अब हम देख सकते हैं। तो जब उन 5 लोगों को इकट्ठा किया गया तो अंत में थक हार कर मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं से सलाह लेना जरूरी समझा। मैंने उनसे पूछा तो एक मंदिर के महंत ने मुझसे बोला, वो बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने हैं और उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे संत थे और बहुत अच्छे महात्मा थे जिनको ज्ञान था, जो कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि नासिक में एक इंसान मिलेगा हमको और वो नॉर्मल से पेड़ के नीचे बैठा होगा। उन्होंने 2-3 हिंट भी दिए और कहा कि उस इंसान को ढूंढ कर लाओ। हम लोग चले गए, बताई गई जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक बाबा मिले और उन्होंने सीधा हमसे ये बोला कि आप लोग शायद उस दुविधा के बारे में बात करने आए हैं जो घटित हुई है। प्योर हिंदी में बोल रहे थे। आप लोगों के बिना पूछे? ओके। मुझे लगा शायद बाबा ने बता दिया होगा कॉल करके या जैसे भी। तो दरअसल रास्ते में हम ट्रेन से आ रहे थे, हमें खाना नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कहा कि खाना खा लो पहले, तुम लोगों को भूख लग रही होगी। कुछ खाया नहीं है। ताज्जुब की बात मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि संत और महात्माओं में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने ध्यान, अपनी चेतना, अपनी एकाग्रता को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना करा और हम लोग सीधा निकल आए मुंबई। बाबा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वो कागज था, जो वो बोर्ड था, उनकी इंटेंशंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इन 5 की विल इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि उसने एक नई मैनिफेस्टेशंस को जन्म दे दिया और उसने एनर्जीज को बाइंड होने पर मजबूर कर दिया कि कोई एक ऐसी एंटिटी आ जाए जो बात करना चाहती हो। तो सबसे पहले भ्रूण की आत्मा आई। भ्रूण की आत्मा आई? जो बच्चा पैदा होता है नया नया, या फिर
8 महीने का पैदा हुआ बच्चा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि इन 5 के घर वालों को बोलो कि शहर छोड़कर चले जाए। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि आदत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन 5 को एक राउंड शेप में बैठा लो, बट सबकी पीठ दिख रही हो, सब पीठ करके बैठे हो एक दूसरे की तरफ, और बीच में लेड का बनाया हुआ एक बॉक्स रख दिया है। तो लेड बेसिकली एनर्जीज को रोक लेता है, ये भी आपने भी सुना ही होगा शायद, प्रैक्टिकल है ये, इंसुलेटर। एग्जैक्टली। लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि अब किसी बच्चे का इंतजाम करो जो 8 महीने का हुआ हो और मर गया हो, और उसका ताज़ा शरीर चाहिए। बहुत मुश्किल था, मैं बता भी नहीं सकता कि हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद करी इस बारे में। फिर अंत में जाकर कोई एक पर्सन तैयार हुआ और जैसे तैसे हम लोग उस अजन्मे मरे हुए बच्चे को लेकर आए उन बाबा के पास। उन बाबा ने लेड के ऊपर उस बच्चे को रख दिया। सप्तबंधन मंत्र और कई सारे ऐसे मंत्र हैं हमारे वेदों में जो शायद कारगर होते हैं इस तरह की शक्तियों से लड़ने के। इसके बाद उन्होंने हमको एक मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा। हमने वो मंत्र उच्चारण किया और बोला कि आंखें मत खोलना जब तक वो ना कहे। हमने नहीं खोली। करीबन 10 मिनट मंत्रोच्चारण के बाद वो कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो और झटके में बंद कर लेना। हमने खोला और आंखें बंद कर ली, और राहुल उस वक्त का जो नज़ारा था मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा नज़ारा था, क्योंकि उस वक्त मैंने उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड के बॉक्स पर बैठा हुआ देखा था। उस अजन्मे भ्रूण को उस लेड बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ देखा, जो कि मर चुका था। पूरा खून में लथपथ वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर बैठा था। और जैसे ही आंखें बंद हुई हैं, बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आई हैं किसी बच्चे की, और 10 मिनट के बाद वो आवाज फिर बंद हो गई। आंखें खोली हैं तो देखा कि जितने भी लोग हैं, जो 5 लोग हैं, उन सब ने वॉमिट कर दी है, लेकिन वॉमिट थोड़ी सी स्लेटी टाइप की है, इट्स लाइक ब्लैक का मिक्सचर। और वो जो बच्चा है, जो भ्रूण था, जो जिंदा लग रहा था मुझे या था, उस चीज को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, वो उस लेड के बॉक्स के ऊपर ही था। पहले उसको नीचे रखा गया था और मंत्रोच्चारण के समय हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। तो उस बच्चे के पास जाने का उपाय किसी के पास नहीं था। तो बच्चा ऊपर लेड के बॉक्स पर बैठा तो बैठा कैसे? और ये होने के बाद फिर उस लेड के बॉक्स के अंदर उसे डाला और उसे दफना दिया गया बहुत दूर, उसका अच्छे तरीके से संस्कार करने के बाद। और तब से अब तक वो लोग बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से एक गेम और है जिसे हम लोग प्लानचेट बोलते हैं, और ब्लडी मैरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है। ब्लडी मैरी के गेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था एक समय पे, और कई सारी यूट्यूब वीडियोस में भी, व्लॉग्स वगैरह में लोग कर करके डाल रहे हैं बिना ये जाने कि उसका अंजाम क्या होगा। तो उसमें होता ये था कि एक शीशे के सामने रात को 3 बजे जाकर बोलना होता था कि ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 3 बार ये नाम लेना होता था, और उसके बाद इट इज बिलीव दैट कि ब्लडी मैरी की जो आत्मा है वो आती थी और आपसे कनेक्ट करती थी। कई सारे लोग इस चक्कर में मर भी गए हैं राहुल। उन्होंने बेवजह ट्राई किया है और उनको पता भी नहीं चला कि ये सब हुआ क्यों। दरअसल हमें पता नहीं होता है कि हम आत्माओं को कब अपने पास इनवाइट कर लेते हैं। अब इस गेम की एक खास बात ये थी कि इसमें शीशे को देखकर बोलना होता था। रात के 3 बजे का जो त्रियामा का जो वक्त होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज के लिए बहुत हाई होता है एक तरीके से, और उस वक्त शीशे की दुनिया यानी शीशे के आयाम में देखना और देखकर खुद की चीजें बोलना, खुद की मैनिफेस्टेशन जो नेगेटिव हैं उनको बोलना बार बार, वो शायद इंसान के लिए बहुत गलत हो जाता है। इंडिया में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए थे जहां एक लड़की शीशे के सामने बैठे बैठे मर गई। वो कैसे मरी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। थोड़े समय के बाद ये पता चला कि वो शीशे में परमानेंट देखती रहती थी, शीशे में त्राटक करती रहती थी, ध्यान करती रहती थी। तो इट इज बिलीव दैट कि उसकी सोल जो है, वो उसकी जो एनर्जी है, वो उसी शीशे की दुनिया में फंसी की फंसी रह गई। तो ऐसी भी कई सारे चीजें होती हैं, ऐसे भी कई सारे गेम्स हैं जिनको लोगों ने बता तो दिया है, पर उससे कम आउट कैसे करना है या फिर उस गेम को क्या परिणाम होने वाले हैं उसके, ये कभी किसी ने जाना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे भी गेम्स थे जो बहुत फेमस हुए थे, जहाँ पर ये होता था कि आप किसी मरे हुए इंसान की राख लेकर जाएं और उसके बाद उसका नाम पुकारें तो वो आपके वश में हो जाएगा।
डोंट यू थिंक राहुल दिस इज वेरी चीप काइंड ऑफ थिंग जो लोग बताते हैं, जो लोग करते हैं। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे अलग अलग गेम्स आ गए हैं। चार्ली चार्ली आ गया है कि आपको चार्ली चार्ली बोलना है रात के 3 बजे, फिर आपको छुप जाना है। अगर आप मिल गए तो आपकी मौत हो जाएगी, अगर आप नहीं मिले तो चार्ली आपको कोई विश देकर जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था इन सब चीज़ों को देखकर, क्योंकि जिस तरह के गेम्स के बारे में बात हो रही है दरअसल वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। दरअसल वो बस एक किसी इंसान की करी गई मैनिफेस्टेशन है जो वर्क कर गई है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें एक खाली एलिवेटर में जाना होता था हर इंसान को, और ऑल्टरनेटिव नंबर दबाने होते थे। और ऐसा उनका कहना था कि वो लिफ्ट जाती है सीधा दूसरे ब्रह्मांड की ओर, किसी और मल्टीवर्स की तरफ। द मिडनाइट गेम के नाम से एक गेम बहुत फेमस हुआ था, जिसमें 2010 के आसपास था ये, जिसमें कहा गया था कि एक बोगी मैन है, मतलब एक किलर है, बहुत अजीब सा साइको किलर है। तो इस गेम को खेलने के लिए क्या होता था कि आपको रात में 3 बजे एक लाल किताब लेकर बैठना होता था और उसमें द मिडनाइट लिखना पड़ता था और उसके नाम को करीब 10 से 15 बार बुलाना पड़ता था। तो इट इज़ बिलीव दैट कि फिर वो जो मिडनाइट मैन था वो आता था और आपको 3:33 तक लगातार वो चेज करेगा। अगर आप बच गए उस अंधेरे कमरे में तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर मौत है। ये प्लानचेट और ओइजा बोर्ड और ब्लडी मैरी, इन सबको जो लोग इतना आसान समझते हैं, ये दरअसल इतना आसान नहीं है। कभी कभी तुम बहुत आसान समझकर चीज़ों को कर तो देते हो और उसका परिणाम शायद तुम जन्मों तक गेस नहीं कर सकते। ये जितना आपने बताया बुरी आत्माओं के बारे में, तो क्या अच्छी आत्माएं भी एग्जिस्ट करती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ओनली ऑन 8 ऐप।